काव्या सुंदर लड़की थी, रंगत भी गोरी चिट्ठी, नैन नक्श भी बड़े ही प्यारे थे। जो उसे एक बार देखता वो नजरें हटाना भूल जाता था। वो अपने माँ बाप की अकेली बेटी थी, गांव के किसान की बेटी थी, पर जो उसे देखता उस पर दिल हार बैठता। उम्र बढ़ने लगी थी लेकिन उसका रिश्ता नहीं हो रहा था। सीमा देवी अपनी खूबसूरत बेटी के लिए बहुत परेशान रहती थी। काव्या प्रहलाद और सीमा की इकलौती बेटी थी। काव्या की उम्र 23 साल हो चुकी थी, लेकिन जो भी रिश्ता आता था इनकार करके चला जाता। हालांकि देखने में जितनी वो सुंदर थी, लोगों की नज़रें उस पर पड़ती तो पलटना भूल जाती थीं। घर गृहस्थी में भी अच्छी तरह से निपुण थी। खाना पकाना, सीना परोना सब कुछ काव्य को आता था। बात सिर्फ उसकी ज़ुबान की थी, वो तुतलाकर बोलती थी और ये उसके जन्म से दिक्कत थी। गांव में इस बीमारी का कोई इलाज न था और शहर के खर्चे प्रहलाद बर्दाश्त नहीं कर सकता था। उसने बहुत कोशिश की कि वो काव्या का हर मुमकिन इलाज करवा सके, लेकिन कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा था। इस बार तो सीमा देवी की आंखों से आंसू बहने लगे। कहने लगी, काव्या के पापा, मुझे तो बेटी की चिंता सताए जा रही है। लाखों में एक है मेरी काव्या, लेकिन अपने तोतलेपन की वजह से घर बैठी हुई है। जानते हो, कल इसकी सहेली अंजलि का भी रिश्ता तय हो गया। अगले महीने उसकी भी शादी है। काव्या की सारी सहेलियों में बस एक अंजलि ही बची थी। कल को वो भी विदा हो जाएगी। फिर उसने एक गहरी ठंडी सांस ली। कहने लगी, पता नहीं मैं अपनी बच्ची की खुशियाँ कब देखूंगी। प्रहलाद ने अपनी पत्नी के बहते हुए आंसू अपने हाथ से साफ किए। कहने लगा, क्यों परेशान होती हो? अरे जोड़ियाँ तो भगवान ने बना रखी हैं। जिस भगवान ने तो काव्या को तोतली जुबान दी है, उसके लिए कुछ ना कुछ तो सोचा होगा। तुम चिंता न करो, देख लेना मेरी बच्ची का भाग्य कितना अच्छा खुलता है। अपने घर में राज करेगी, राज। प्रहलाद की बात सुनकर सीमा देवी आंचल से अपने बहने वाले आंसू साफ करने लगी। कहने लगी, राज तो तब करेगी जब घर से विदा होगी। काव्या के पापा, कुछ तो कोशिश करो, कहीं तो बात चलाओ। प्रहलाद ने गांव के कुछ लोगों से काव्या के लिए रिश्ते की बात करने के लिए कहा। कुछ दिन बाद ही अंकित नाम के एक लड़के का रिश्ता काव्या के लिए आ गया। उसकी माँ ने काव्या को पहले ही समझा दिया था कि लड़के वालों के सामने ज़्यादा बातचीत मत करना, कोशिश करना कि चुप ही रहो। काव्या ने हाँ में सिर हिला दिया। जब रिश्ते वाले देखने आए तो काव्या कुछ न बोली। अंकित की माँ को तो वो देखते ही पसंद आ गई। रिश्ता दूसरे गांव से आया था, इसलिए काव्या का तोतलापन उनको पता नहीं था। अंकित के माँ बाप को शादी की जल्दी थी। अंकित की माँ को काव्या बहुत पसंद आ गई थी, इसलिए उन्होंने फ़ौरन ये रिश्ता तय किया। कहने लगी, 2 महीने में ही शादी होनी चाहिए और हम दूसरे गांव से आए हैं, इसलिए बार बार इस गांव के चक्कर नहीं काट सकते। रिश्ता पक्का होते ही शादी की तारीख भी पक्की कर दी गई। सीमा तो बहुत खुश थी, उसके दिल की मनोकामना पूरी हो गई थी। प्रहलाद ने कहा, देख लिया सीमा, भगवान ने कैसा प्यारा जोड़ा मिलाया है मेरी बेटी का। सीमा देवी भी कहने लगी, ठीक कहते हो जी आप, भगवान की ही बेटियों के भाग अच्छे करता है। मैं इतनी परेशान थी कि ना जाने मेरी बेटी की कब शादी होगी, और अब देखो एक ही दिन में मेरी बेटी को पसंद भी कर लिया और शादी की तारीख पक्की हो गई। प्रहलाद ने शादी की तैयारियां शुरू कर दी। 2 महीने का समय हवा में उड़कर गुजरा था, पता ही नहीं चला। शादी का दिन भी आ पहुंचा। प्रहलाद ने अच्छे से अच्छा दहेज दिया था अपनी लाडो रानी को। इकलौती बेटी थी, उसकी शादी में किसी तरह की कोई कमी नहीं की थी। प्रहलाद ने उधार तक उठाया था, लेकिन बारातियों को खाना पीना अच्छा खिलाया था कि सब उंगलियां चाटते रह गए थे। बेटी विदा होकर अपने ससुराली गांव चली गई। सीमा देवी ने चैन की सांस ली थी। कहने लगी, काव्या के पापा, अब पैसे जोड़ो और तीर्थ यात्रा की तैयारी करते हैं। भगवान ने हमारी बेटी को अपने घर का कर दिया है, अब मैं निश्चिंत हो गई हूँ। प्रहलाद ने भी कहा कि बस ज़रा बेटी की शादी में लिए हुए उधार चुकता कर दूँ तो पैसे जमा करके भगवान ने चाहा अगले साल अमरनाथ को जाएंगे। लेकिन क्या पता था कि आगे क्या होने वाला है। काव्या अपने ससुराल पहुंची तो सबने उसका बहुत अच्छा स्वागत किया। अंकित तो अपनी पत्नी की सुंदरता को देखकर देखता ही रह गया। दिल मचलने लगा कि कब रस्में ख़त्म हो और कब उसके साथ कमरे में हो। सारी रस्मों के ख़त्म होने के बाद जब अंकित कमरे में आया तो चेहरे पर एक मुस्कुराहट सजी हुई थी। दूसरी तरफ काव्या भी बहुत शर्माई शर्माई सी बैठी हुई थी। माँ ने खास करके समझाया था कि पति से भी ज़्यादा बातचीत करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए अंकित जब उसके पास आकर बैठा, उसे मुँह दिखाई दी, अंगूठी पहनाई, उसकी सुंदरता की तारीफ की तो वह बस शर्माए जा रही थी। शादी की पहली रात थी, इसलिए अंकित ने भी काव्या की चुप्पी को शर्म ही समझकर कुछ नहीं कहा था। बहरहाल वो काव्या की सुंदरता का मंत्रमुग्ध हो चुका था। सुबह उठते ही जब उसने काव्या की आवाज़ सुनी तो चौंक कर रह गया था। वो नहाकर बाहर निकली थी, तौलिए से अपने बाल पोंछ रही थी तो अंकित को भी उठाने लगी कि उठकर नहा धोकर तैयार हो जाइए, सबके साथ नाश्ता करना है। ये सब शब्द वो अपनी तोतली जुबान में कह रही थी। ये सुनकर तो अंकित हैरत में आ गया था। फौरन उठकर बैठ गया। कहने लगा, काव्या तुम कैसे बात कर रही हो? देखो मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ, इसलिए ठीक होगा कि तुम ठीक से बात करो। ये सुनकर काव्या जो तोतली जुबान में बोल रही थी एकदम चुप हो गई। अंकित कहने लगा, चुप क्यों हो, बात करो मुझसे। ये सुनकर काव्या की आंखों से मोटे मोटे आंसू बहने लगे।
अपनी तोतली जुबान में ही उसने अंकित से बात शुरू की थी। इससे वो जान गया कि वो जानबूझकर ऐसे बात नहीं कर रही, वो बोलती ही ऐसे है और जन्म से ही उसे ये दिक्कत थी। ये सुनना था कि अंकित तो आग बबूला हो गया था। कहने लगा, तुम्हारे माँ बाप ने मुझे धोखा दिया है, मैं तो ईंट से ईंट बजा कर रख दूंगा। काव्या का हाथ पकड़ा, उसे गुस्से से कमरे से बाहर आ गया और अपनी माँ के सामने उसे धकेल कर जमीन पर फेंका और कहने लगा, माँ ये किस मुसीबत को आपने मेरे सर पर बांध दिया है? लड़की को ठीक से नहीं देखा था कि बात कैसे करती है, बोलती कैसे है। माँ ने जब बेटे के खतरनाक तेवर देखे तो परेशान हो गई। सारी बिरादरी अभी भी घर में ही थी। रिसेप्शन की तैयारी की बातें हो रही थी और बेटे ने जो रंग दिखाया था उसने तो अपनी बिरादरी का भी लिहाज नहीं किया था। अंकित की माँ अपने बेटे को घूरने लगी, कहने लगी, क्या हो गया है, क्या बुराई है इस लड़की में? अच्छी खासी तो है, कल तक तो तुम बड़े खुश थे। वो कहने लगा, माँ तोतली है ये, इसके माँ बाप ने हमें धोखा दिया है। ये सुनना था कि अंकित के माँ को भी गुस्सा आने लगा। बिरादरी की दूसरी औरतें भी तरह तरह की बातें करने लगी कि काव्या के माँ बाप ने जानबूझकर बेटी की कमी उनसे छुपाई है। देखा जाए तो बात किसी हद तक ठीक भी थी, लेकिन काव्या का कोई कसूर नहीं था। बिल्कुल भोली भाली थी, जो कोई इससे कुछ कहता फौरन से मान लेती। इसलिए माँ ने जो कहा उसने भी वही किया था। माँ ने भी ये सब कुछ मजबूरी की हालत में किया था, क्योंकि कई रिश्ते काव्या के आकर वापस लौट कर जा चुके थे। रिसेप्शन क्या होना था, वहाँ तो एक पंचायत सी लग गई। प्रहलाद और सीमा देवी को बुलाया गया। बड़े परेशानी में वो दोनों बेटी के ससुराल पहुँचे थे। काव्या रोए जा रही थी। अंकित की माँ ने तो प्रहलाद को बुरा भला कहना शुरू कर दिया। कहने लगी कि अपनी तोतली बेटी के लिए तुम्हें मेरा ही बेटा मिला था। प्रहलाद कहने लगा कि बेटी का तोतलापन हमारे बस में तो नहीं था, फिर आपने खुद पसंद किया था। हमने तो आपसे ये नहीं कहा था कि आप बार बार यहाँ पर ना आएँ या मेरी बेटी से बातचीत ना करें। आप खुद ही पसंद करके रिश्ता तय करके गई थी। शादी होने के बाद अगले दिन आप हमें यहाँ पर बुला रहे हैं। खुद सोचे कि क्या ये हरकत इज्जतदार लोगों को शोभा देती है। प्रहलाद की बात कौन सुनता, ना ये गाँव उसका था, ना वहाँ पर बैठी पंचायत। काव्या की सास कहने लगी, पहले अपनी बेटी की कमी बताना चाहिए थी। प्रहलाद कहने लगा कि 100 कमियां तो आपके बेटे में भी होंगी, क्या आपने वो हमें बताई? लेकिन खैर छोड़े। ये कहने के बाद प्रहलाद ने उनके आगे हाथ जोड़े कि भगवान के लिए मेरी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद ना करें। सिवाय तोतले बोलने के इसमें और कोई कमी नहीं है। वो आपकी बहुत सेवा करेगी, आपकी बात मानेगी। प्रहलाद ने रो रो कर उनकी मिन्नतें करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। यूँ समझे कि अपने सर की पगड़ी उतारकर उनके पैरों पर रखी थी, जो कि गांव के लोगों के लिए बड़ी शान और इज्जत समझी जाती है। बहरहाल अंकित की माँ ने चुप्पी साध ली। अंकित से भी कहा कि चलो सब्र शुक्र कर लो, पत्नी तो सुंदर है, घर का हर काम जानती है, बस ज़बान की तोतली है। अंकित ने बात तो मान ली थी, लेकिन ये समाज कहाँ जीने देता है। उसके दोस्त अंकित को ताने देने लगे कि तुम्हारी पत्नी तो जिस तरह से बोलती है, तुम तो उसे किसी शादी या पार्टी में नहीं ले जा सकते, तुम्हें सबके सामने शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। नंदे भाभी से भी काम भी करवाती थी और उसकी नकल भी उतारती थी। जब भी उसकी नंद की कोई सहेली उससे मिलने आती तो कहती, भाभी भगवान के लिए इसके सामने अपनी तोतली जुबान से बात मत करना, वरना हमारा मजाक बन जाएगा। लोग हमसे सवाल करेंगे कि भाई में ऐसी भी कौन सी कमी थी जो तोतली लड़की से शादी करवा दी। काव्या अपने ससुराल का ऐसा कड़ा व्यवहार देखकर खून के आंसू रोती थी, लेकिन चुप थी, क्योंकि घर बसाना था। बाप ने बेटी का घर बसाने के लिए अपनी इज्जत की पगड़ी तक उसके ससुराल वालों के पैरों पर रख दी थी। अब बाप की पगड़ी की लाज तो उसने रखनी थी। सबकी बातें चुपचाप सुन रही थी। 7 महीने बाद उसकी नंद का भी रिश्ता तय हो गया। नंद की शादी हुई तो बारात दूसरे गांव से आई थी। जब काव्या को तोतली जुबान में बात करते देखा तो सबके सामने अंकित का बड़ा मजाक बन गया था कि दुल्हन के भाई की पत्नी तो बच्चों की तरह बात करती है। अंकित तो इतना गुस्से में आ चुका था कि शादी खत्म होते ही कहने लगा कि मैं इस लड़की के साथ एक दिन नहीं गुजारूंगा। और काव्या पेट से हो चुकी थी, 1 महीने का बच्चा उसकी कोख में था, लेकिन अंकित ने धक्के मार कर उसे अपने घर से निकाल दिया। रोते धोते वो अपने गांव पहुंची थी। बाप के घर की चौखट पर आई तो सीमा देवी सर पकड़कर बैठ गई। बेटी को रोता देखकर समझ गई थी कि ससुराल वालों ने उसे अपनाने से मना कर दिया है। प्रहलाद से कहने लगी कि जाकर अंकित के घर वालों से बात करें, अभी मेरी बेटी पेट से है और अंकित ने अभी तक तलाक नहीं दी है। जब तक ये बच्चा ना हो जाए सुलह का ये एक मौका बाकी है। प्रहलाद कहने लगा कि मैं एक बार अपनी इज्जत उनके पैरों पर रख चुका हूँ, मेरी बेटी मुझ पर बोझ नहीं है। अब दोबारा से उनकी मिन्नत करके किसी बेकार चीज़ की तरह अपनी बेटी को उनके पैरों पर फेंक नहीं सकता। मैंने जी बड़ा करके उस समय भी सिर्फ तुम्हारे कहने पर यह सब किया था, लेकिन अब नहीं करूँगा। सीमा देवी रोने लगी। कुछ दिनों बाद अंकित ने उसे तलाक दे दी थी। काव्या का तो सदमे के मारे मिसकैरेज हो गया था। इतना बड़ा सदमा सीमा का दिल बर्दाश्त नहीं कर पाया था कि बेटी आकर घर पे बैठ गई थी। जब काव्या को अपने सामने रोते हुए देखती तो दर्द की लहरें सीने में उठती थीं। दिल को बहुत समझाती थी, लेकिन दिल कहाँ ऐसी बातों को समझता है। वो बहुत बीमार रहने लगी थी। काव्या का पिता उसे बहुत तसल्लियाँ देता था, कहता था भगवान की तरफ से परीक्षा भी इंसानों की ही होती है
और इन इस स्थितियों से वो निकालता भी खुद ही है। हमारी बच्ची वहाँ पर खुश नहीं थी। हर दिन वो आदमी उसे जलील करता था। सास और नंदे मेरी बेटी को ताने देती थीं। वो वहाँ पर कौन सा खुशहाल ज़िंदगी जी रही थी। सीमा ने जब प्रहलाद की बात सुनी तो कहने लगी कि अपने घर में तो बसी हुई थी ना, लोगों को तो ये पता था कि मेरी बेटी अपने घर की हो चुकी है। प्रहलाद हैरत से उसे देखने लगा। उसे शायद इसी बात की चिंता थी कि बेटी घर आकर क्यों बैठ गई है। बहरहाल गांव वालों ने भी जीना हराम करना शुरू कर दिया कि उनकी बेटी का ही कोई कसूर होगा, जब ही तलाक का धब्बा लेकर आकर बैठ गई। और औरत घर बसाने के लिए अपनी हड्डियों का सुरमा ही क्यों ना बना के रख दे। तलाक होने का इल्ज़ाम सिर्फ औरत पर ही लगाया जाता है, मर्द हर हाल में बरी हो जाता है। उससे कोई सवाल जवाब नहीं करता कि तुमने क्यों किसी की बच्ची की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। सिर्फ लोगों की बातें सुन सुनकर सीमा देवी की तबीयत बिगड़ने लगी और एक दिन वो इस दुनिया को छोड़कर चली गई। माँ के देहांत ने काव्य को हिलाकर रख दिया। प्रहलाद भी टूट कर रह गया था, लेकिन हिम्मती था। बाप जो था अपने आप को कमज़ोर साबित नहीं करना चाहता था, इसलिए बेटी को बहुत तसल्ली दी। काव्य तो दीवानों की तरह से बस रोए जा रही थी। कहती थी, माँ ने मेरा दुख ले लिया, मेरा दुख माँ से बर्दाश्त नहीं हुआ। सच तो यही था कि सीमा देवी को काव्य का बहुत दुख खा गया था। प्रहलाद सोचने लगा कि तलाक देने से पहले ये बात आदमी और उसके घर वाले क्यों नहीं सोचते। सीमा और प्रहलाद की शादी को कई साल बीत चुके थे, लेकिन उसने कभी भी सीमा देवी को परेशान नहीं किया था। कभी कोई बात पर झगड़ा हो भी जाता तो थोड़ी देर बाद खुद ही चुप हो जाया करता था। यह धमकी के तौर पर कभी तलाक की बात भी नहीं की थी। पता नहीं बेटी ही क्यों ऐसी, बेटी के साथ ऐसा क्यों हो गया था। कहते हैं बाप का किया बेटी को भरना पड़ता है। मेरे ख्याल से हर जगह ये मिसाल साबित नहीं होती, क्योंकि जितनी प्रहलाद ने अपनी पत्नी से मोहब्बत की थी वो मिसाली जोड़ी के तौर पर पूरे गांव में याद किए जाते थे। बेटी का नसीब ऐसा नहीं निकला था। बहरहाल दुख था जो बीत चुका था। समय ने धीरे धीरे सब कुछ भुला दिया, लेकिन काव्या चुप चुप रहने लगी थी। प्रहलाद बहुत कोशिश करता कि वो बातें किया करे, लेकिन एक चुप्पी काव्य की जुबान पर लग गई थी। प्रहलाद जब घर में उसे चुप देखता तो कभी कभी चिढ़-सा जाता। कहता, काव्य बेटा तुम बातें क्यों नहीं करती। तुम्हारी माँ होती थी तो तुम कुछ न कुछ बोलती थी, घर में जिंदगी का एहसास होता था, लेकिन तुम कुछ बोलती ही नहीं हो। वो कहती, पापा मेरा बोलना ही तो मेरी ज़िंदगी को बर्बाद कर गया। काश मैं कुछ न कहती तो अपने घर में बसी होती। काश कि मेरा तोतलापन होने की बजाय भगवान मुझे गूंगा ही पैदा कर देता। ये कह के वो पिता के कंधे साथ लगकर फूट फूट कर रोने लगी। प्रहलाद कहने लगा कि ऐसे बातें नहीं करते बेटा, वो लोग नाकदरे थे, ज़रूरी तो नहीं कि सब हमें ऐसे ही लोग मिले। असल में प्रहलाद को उसके एक दोस्त ने काव्य के रिश्ते के बारे में बताया था और ये भी कहा था कि लड़के को पता है कि लड़की तोतली है, उसे फिर भी कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन काव्य को जब ये पता चला तो उसने साफ मना कर दिया। कहने लगी, बार बार ऐसी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकती। प्रहलाद ने बड़े प्यार से बेटी को समझाया था कि हर आदमी एक जैसा नहीं होता। तुम बताओ कि अंकित और मुझ में तुम्हें कोई फ़र्क नज़र नहीं आता। क्या मैं अंकित जैसा हूँ। वो रोते हुए कहने लगी, पापा आप लाखों में एक हैं, बल्कि आप जैसा तो कोई नहीं। वो कहने लगा, ऐसा नहीं है, भगवान अपने भक्तों की परीक्षा पर परीक्षा नहीं लेता। हो सकता है कि आशुतोष तुम्हारे लिए अच्छा साबित हो। ना चाहते हुए भी काव्य के बाप के सामने सर झुका दिया था, वरना दिल में शादी की इच्छा बाकी नहीं बची थी। आशुतोष की काव्य की दूसरी पत्नी बनकर गई थी। पहली पत्नी का डिलीवरी के दौरान ही देहांत हो गया था। माँ और बच्चा दोनों ही मर चुके थे। इस बार काव्य बहुत डरी हुई थी। बार बार डर लग रहा था कि न जाने अंकित की तरह आशुतोष भी उसकी बातें सुनकर उसे छोड़ न दे। आशुतोष जब कमरे में आया तो एक सीधा साधा सा आदमी लग रहा था। आकर काव्य के सामने बैठ गया। काव्य काफ़ी घबराई हुई थी कि ज़बान पर चुप का ताला बांध चुकी थी। आशुतोष ने उसे मुँह दिखाई की अंगूठी पहनाने के बाद जब बातचीत की तो वो कोई भी जवाब नहीं दे रही थी, बल्कि रंगत बिल्कुल उड़ चुकी थी। हाथ पैर बर्फ़ की तरह ठंडे थे। उसने जब काव्य के हाथ पकड़े तो बर्फ़ की तरह ठंडे हाथ और उसके चेहरे की उड़ी हुई हवाइयाँ देखकर पूछने लगा कि तुम्हें क्या हुआ है, किस बात का डर है। लेकिन वो कोई जवाब नहीं दे रही थी, बस आशुतोष को देखे जा रही थी। कुछ देर तो आशुतोष उसे परेशान सा देख रहा था। जो खूबसूरत थी, बेइंतहा खूबसूरत थी, लेकिन आंखों के किनारे हल्के गड्ढे हो चुके थे। चेहरे में वो चमक नहीं थी। एक खामोश सी लड़की थी। सफ़ेद रंगत कम और पीली ज़्यादा लग रही थी। पता नहीं किस चीज़ का डर था। बहरहाल आशुतोष ने बहुत चाहा कि वो बात करे, लेकिन वो कुछ नहीं बोली। शादी की रात भी गुजर गई और उसके बाद बहुत सारे दिन और रात गुजर गए, लेकिन काव्य बात ही नहीं करती थी। आशुतोष एक किसान था। घर आता तो काव्य जल्दी से उसके सामने पानी और खाना रख देती। वो खाना खा लेता तो उसको फल काट कर पकड़ा देती। सोने से पहले उसे दूध का गिलास दे देती। सुबह उठता तो जल्दी से उसके कपड़े तैयार करके रख देती। नाश्ता बना देती, लेकिन एक शब्द नहीं बोलती थी। कुछ दिन तो आशुतोष ने उससे कुछ नहीं कहा, बस इसी चीज़ का इंतज़ार करता रहा कि वो बात करेगी। उसे लगा शायद झिझक की वजह से वो आशुतोष से बात नहीं करती, क्योंकि घर में आशुतोष के अलावा कोई नहीं था। लेकिन जब वो बहुत दिन गुजर गए तो आशुतोष ने खुद ही पूछा कि तुम बात क्यों नहीं करती। वो नहीं में सर हिलाने लगी। एक बदहवासी उस पर सवार थी।
कहने लगी, बात करूंगी तो तलाक दे दोगे आप मुझे। वही तोतली सी जुबान थी। आशुतोष ने मुस्कुराते हुए उसका हाथ पकड़ लिया। कहने लगा, काव्या मैं क्यों तुम्हें छोड़ूंगा। वो कहने लगी, मैं तोतली हूँ ना इसलिए। वो कहने लगा, इसमें तुम्हारा क्या कसूर है, और मैं जानता हूँ तुम तुतलाकर बोलती हो। वो कहने लगी, आप इस बात पर मुझे छोड़ तो नहीं देंगे। वो कहने लगा, मैं क्यों तुम्हें छोड़ने लगा हूँ, तुम्हें छोड़ने के लिए शादी थोड़ी की है, बस तुम मुझसे बातें किया करो। वो कहने लगी, अगर सब लोगों ने आपका मजाक उड़ाया कि आशुतोष की पत्नी तोतली है तो आप क्या कहेंगे, क्या लोगों की बातों में आकर मुझे तलाक तो नहीं देंगे। फिर कहने लगी, देखें पहले भी मेरी तलाक की वजह से मेरी माँ इस दुनिया से चली गई, अगर अब आप मुझे तलाक हुई तो कहीं पापा को कुछ ना हो जाए, इसलिए मैं ज़्यादातर चुप ही रहूँगी ताकि आपको कहीं भी मेरी वजह से शर्मिंदा ना होना पड़े। उसकी बात सुनकर आशुतोष हंसने लगा। कहने लगा, मेरी तो इच्छा है कि तुम मुझसे जी भर कर बातें किया करो, मुझे तुम्हारी ये तोतली ज़ुबान बहुत अच्छी लगती है, बस बोला करो, बातें किया करो मुझसे, ये घर का सन्नाटा नहीं अच्छा लगता। मैंने पत्नी को खोया, छोटे से बच्चे को खोया, इस घर में 1 साल से तन्हाई काटी, यहाँ बस सिर्फ मुझे तुम्हारी चूड़ियों की ही आवाज़ 8 दिन से आ रही है। मैंने तो बहुत चाहा कि तुम खुद से बात करो, लेकिन मैं नहीं जानता था कि तुम इतनी डरी हुई होगी। फिर कहने लगा कि छोटे लोगों की नज़र हमेशा कमियों पर ही रहती है और भगवान की बड़ी करनी है कि मेरा दिल छोटा नहीं है। और ऐसे ही आशुतोष ने काव्य के साथ बड़ा प्यार वाला व्यवहार किया था, उसके साथ बहुत प्यार मोहब्बत से रहता था। कुछ महीने बाद काव्या पेट से हो गई, लेकिन जब उसके घर बेटा पैदा हुआ तो बहुत डर रही थी। आशुतोष पूछने लगा, तुम्हें क्या हुआ है। वो कहने लगी, प्रार्थना करें मेरा बच्चा मेरी तरह तोतला ना हो, वरना ये समाज उसे जीने नहीं देगा। आशुतोष कहने लगा, समाज तो इंसान को किसी हाल में भी जीने नहीं देता, लेकिन मेरी इच्छा है कि मेरा बेटा बिल्कुल तुम्हारे जैसा हो, तुम्हारी तरह मीठी मीठी बातें करता हो। वो कहने लगा कि तुम दिल की बहुत साफ़ हो, अच्छे स्वभाव की हो, मेरे साथ कभी बदतमीज़ी नहीं करती, मेरी बात का उल्टा जवाब नहीं देती, मेरी सेवा करती हो। एक पत्नी में यही सब खूबियाँ तो अच्छी लगती हैं। मैं कौन होता हूँ जो ऐसी पत्नी में कमियाँ निकालूं। आशुतोष का जवाब सुनकर काव्या की आंखों में आंसू आने लगे, लेकिन वो खुशी के आंसू थे, क्योंकि वाकई आशुतोष अंकित की तरह छोटी सोच वाला नहीं था। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी ही एक मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।